विपक्ष के इस बीजेपी विरोधी मोर्चे के नामकरण की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु में कल रात हुए डिनर कार्यक्रम के दौरान इस मोर्चे को एक नाम दिए जाने पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद कई नामों पर चर्चा हुई और अंत में इसे इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस का नाम दे दिया गया। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, अब आपको वो भी सुनना चाहिए। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि विपक्षी मोर्चे का नामकरण भले ही हो गया हो, लेकिन इस मोर्चे के सामने चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं और सबसे बड़ी चुनौती है अलग अलग विचारधाराओं और निहित स्वार्थ रखने वाले राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बैठाना। इसके लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही इस फ्रंट के लिए एक अलग दफ्तर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि इस मोर्चे का अध्यक्ष या संयोजक कौन होगा, क्योंकि इस बैठक में सोनिया गांधी के हिस्सा लेने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें ही इस फ्रंट के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेगी। एक और चुनौती है चुनावी मुद्दे। इसके लिए भी अलग अलग ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही विपक्षी एकता के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय किया जाएगा। लेकिन जो चुनौती विपक्ष की इस एकता की सबसे ज्यादा टेस्ट लेगी वो है सीटों का बंटवारा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अभी तक सीट शेयरिंग का कोई सॉलिड फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाई या उसे ढूंढ नहीं पाई है। हालांकि इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए भी एक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो सभी पार्टियों से बात कर उनके बीच समझौता करा के हो सके। दरअसल विपक्ष की इन पार्टियों के पास कॉमन मिनिमम एजेंडे के नाम पर फिलहाल सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, और वो है बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह हराना। दरअसल इस मोर्चे में शामिल विपक्षी दल ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अलग अलग चुनाव लड़कर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते, तो अगर वर्ष 2024 में उन्हें बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को रोकना है तो आपस में हाथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यही इस मोर्चे का आधार भी है, यानी ये पार्टियां मोदी और बीजेपी विरोध के नाम पर ही एकजुट हुई है। हालांकि पैकेजिंग को आकर्षक बनाने के लिए इसमें लोकतंत्र और भारत बचाने का मुलम्मा भी चढ़ा दिया गया है और मोर्चे का नया नाम इंडिया रख दिया गया है, और विपक्ष की इसी पैकेजिंग पॉलिसी का यह नामकरण भी हिस्सा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया, द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है,
और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। To say that since the independence of this country, this is for the first time that political leadership, majority of the leaders of this country, of different political parties, feel there is a need to come together to fight the way we fought the Britishers. बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए आज उन्होंने विपक्ष की इस बैठक और उनके राष्ट्रवादी नामकरण पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और इनका लेबल कुछ और है, जबकि पैकिंग के अंदर सामान कुछ और है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आप सुनिए। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी जमकर घेरा और पीएम ने कहा कि इन पार्टियों के लिए लोकतंत्र का अर्थ है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों और घोटालों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की इस बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बता दिया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विपक्षी दलों की इस कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप इन पार्टियों की सबसे कमजोर नस है और वो लगातार इसी पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि बेंगलुरु में जितनी भी पार्टियां बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट हुई, उनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं और वो भी आज आपको बताएंगे कि किनके ऊपर क्या मामले हैं। और सीबीआई से लेकर ईडी लगातार जांच भी कर रही है। और ये इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं इन पार्टियों के एकजुट होने की सबसे बड़ी वजह यही बताई भी जा रही है। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस है, आईएनएक्स मीडिया घोटाला है, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जैसे मामले भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी कई घंटों लंबी पूछताछ भी कर चुकी है और इस मामले में दोनों ही नेता जमानत पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले भी चल रहे हैं। इसी तरह गठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टी है
आम आदमी पार्टी। आप पर भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर यह पार्टी है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया जहां शराब घोटाले के मामले में जेल में है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई महीने जेल में बिता चुके हैं। ये दोनों ही नेता आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। आरजेडी भी इंडिया नाम के इस गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामलों के अलावा जॉब्स फॉर लैंड घोटाला भी शामिल है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और इसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा चारा घोटाला मामले में लालू यादव को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और वो पेरोल पर बाहर है। गठबंधन में शामिल एक दल है टीएमसी और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, जिसमें शारदा चिटफंड घोटाला, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के घर जब पिछले वर्ष जुलाई में ईडी ने छापेमारी की थी तो उनके घर से करोड़ों का कैश और बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद से ही वो जेल में है और अब उन्हें पार्टी से भी निलंबित किया जा चुका है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गोमती रिवर फ्रंट और अवैध खनन के मामले सामने आए और इन सभी मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियां छानबीन भी कर रही है। जबकि जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार के दौरान रोशनी घोटाले का मामला सामने आ चुका है। इसमें प्रदेश की बहुमूल्य सरकारी जमीन काफी कम कीमत पर ऐसे लोगों को दे दी गई जो इसके पात्र ही नहीं थे। करीब 50,000 करोड़ के बताए गए इस घोटाले में प्रदेश के कई नेता और अधिकारी आरोपी हैं और इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। तो ये विपक्ष के जो इंडिया वाली टीम है उसमें शामिल कुछ दलों के बारे में आपने जाना। इसमें एक दल और है भी, इसमें गठबंधन में शामिल है डीएमके और डीएमके के खिलाफ भी अवैध खनन का मामला चल रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की इस बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया। दरअसल बीजेपी ने बीते ज्यादातर चुनाव विकास के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़े और बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत में राष्ट्रवाद का भी काफी योगदान रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि विपक्षी पार्टियां लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी की इस राष्ट्रवादी छवि की काट नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में कांग्रेस ने नाम के सहारे ही सही बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी उसे घेरती रही है और आगे भी घेरती रहेगी। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने का मामला हो, या फिर चीन से हुई झड़प पर राहुल गांधी के बयान हो, या फिर कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन पर जो सवाल उठाए गए थे वो मुद्दा हो। आखिर विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया ही क्यों रखा, इसको लेकर तमाम सारी बातें की जा रही हैं। हालांकि एक बात साफ है कि राहुल गांधी शुरू से ही कहते रहे हैं कि इस सरकार के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के दौरान लगातार आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला किया जा रहा है। यानी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इंडिया में जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है, उनको लगातार खत्म किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है और उसको बचाना है। दरअसल उसको बचाना, उस इंडिया को बचाना है जिसका मूल चरित्र है, जिसमें संविधान होता है, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें सेक्युलरिज्म है, जिसमें माइनॉरिटी को भी लेकर चलने की बात होती है, तमाम सारे लोगों को लेकर चलने की बात होती है, उसको बचाना है। और उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर ये आइडिया आया कि इंडिया, अगर इस गठबंधन का नाम इंडिया होता है तो एक तरफ तो आप एक बात बताने की स्थिति में होंगे कि हम इंडिया इसका नाम क्यों रखा है और इंडिया रखने के पीछे जो हमारे तर्क है वो सारे आप आसानी से रख पाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के नेता हो, कम से कम इस गठबंधन का जो नाम इंडिया है इसको उस तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे जिस तरह से यूपीए और अन्य कांग्रेस पार्टी के दलों को अटैक कर पाते थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया को अटैक करना आसान है, लेकिन इंडिया को अटैक करना, इंडिया नाम को अटैक करना जरा मुश्किल होगा। तो आज राजनीतिक समीकरण बैठाने की 2 अलग अलग तस्वीरें आपने देखी और स्पेशल 26 और एनडीए के सुपर 38 को आपने देख लिया। ये पिक्चर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये साफ बता रहा है कि 2024 के लिए तैयारियां अब जमीनी स्तर पर आ चुकी हैं और 24 की पिक्चर अब कुछ इस तरह से होने वाली है। इंडिया के स्पेशल 26 और एनडीए के सुपर 38। जी न्यूज़।